अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी करें MTA 001 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसमें है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। लेक्चर नंबर है 23 और पार्ट नंबर है हमारा 2। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, पार्ट 1 में हमने कंपोनेंट बार चार्ट तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमने पढ़ना है मल्टीपल और निकालते हैं। बाइवेरिएट भी स्टडी कर लिया था और कंपोनेंट बार चार्ट भी स्टडी कर लिया था और नेक्स्ट हमारा था मल्टीपल बार चार्ट की बारी। ठीक है, तो मल्टीपल बार चार्ट भी तकरीबन बार चार्ट की तरह ही होता है, लेकिन कि उसका जो नेम है वो ही सजेस्ट कर रहा है कि मल्टीपल बार्स होंगी, यानी कंपैरिजन के लिए आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट डायग्राम टू बी कंसीडर्ड इज़ द मल्टीपल बार चार्ट. Let us consider an example. Suppose we have information regarding the imports and exports of Pakistan for the years 1970 to 71 to 1974 to 75 as shown in the table below. यानी आपको डेटा गिवन है, यानी इंपोर्ट्स भी गिवन है। देखें ईयर यहाँ 70 to 71 है, तो इंपोर्ट्स भी गिवन है और एक्सपोर्ट्स भी गिवन है। इसी तरह से 71 to 72 में भी इंपोर्ट्स भी एक्सपोर्ट्स भी, यानी आपकी 2 वैल्यूज़ गिवन है। A multiple bar chart is very useful effective way of presenting this kind of information. यानी मल्टीपल इंफॉर्मेशन आपको गिवन हो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप मल्टीपल बार चार्ट यूज़ कर सकते हैं। This kind of chart consists of a set of grouped bars and lengths of which are proportionate to the values of our variables and each of which is shaded or colored differently in order to add identification. यानी आइडेंटिफिकेशन के लिए आप इसकी जो डिफरेंट बार्स आप ड्रॉ करेंगे उसको कलर करते हैं। चले मैं पहले दिखा ही देती हूँ। ये देखें डिफरेंट बार्स हैं। आप इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स गिवन थी, मल्टीपल बार्स हैं, यानी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स थी। अगर इसके साथ कोई और भी डेटा गिवन होता, सपोज करें लेंथ होती, सपोज करें कोई वैल्यू गिवन होती, तो आप एक और बार ऐड कर देते। ठीक है, मल्टीपल बार्स ऐड कर सकते हैं आप इसमें अपनी मर्जी से, तो ये कंपैरिजन के लिए बेस्ट है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये देखें दिस इज़ अ वेरी गुड डिवाइस फॉर द कंपैरिजन ऑफ 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। 2 भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। यानी मैंने कहा अगर कोई और डेटा गिवन होता है इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के अलावा भी, तो आप एक और बार ऐड कर देते, उसी के अकॉर्डिंग डेटा फाइंड करते। ठीक है, ये आपका और डिफरेंट कलर से शो करते हैं और दिखा भी दिया है। इंपोर्ट ब्लू सा कलर है वो इंपोर्ट्स को शो करता है और ये एक्सपोर्ट्स को करता है। टेबल में से अगर डेटा देखूं, देखें मैं टूल टिप पर जाती हूं तो इंपोर्ट्स 370 थी, देखें 500 से बिलो है, और एक्सपोर्ट्स थी 200, देखें कितना बिलो है। ठीक है, इसी तरह से इंपोर्ट्स 350 थी इस ईयर में 71 से 72 में। क्योंकि मुझे ऊपर करना पड़ता है तो मैं इसलिए मैं राइट कर लेती होती हूँ स्टिकी नोट लगाकर। तो एक्सपोर्ट्स हैं 337, तो यहाँ आ गया। इसी तरह से इंपोर्ट्स, यानी आपके पास इंपोर्ट्स ये ब्लू कलर में है तो 840 हैं, तो 840 तक आ गया आपके पास, और एक्सपोर्ट्स 855 हैं, वो भी करीब करीब देखे थोड़ा सा बड़ा है। इसी तरह से बार्स ड्रॉ करेंगे, सिंपल बार्स जैसे ड्रॉ करते हैं। आपने बस ये करना है इंपोर्ट्स और उसकी कोरेस्पॉन्डिंग एक्सपोर्ट्स वाली वैल्यूज़ हैं उसको देखें और वो ड्रॉ करते जाएँ उतना ही बार। ठीक है, ये हो गया। विद रेफरेंस टू द अबव एग्जाम्पल वी ऑब्टेन द मल्टीपल बार चार्ट शोन बिलो। आपके पास गिवन है। ओके जी, ये दिखा दिया मल्टीपल बार चार्ट शोइंग द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। और हो गया if in addition to information regarding imports and exports we also had information regarding production, we could have compared them from year to year by grouping the 3 bars together. अगर मेरे पास कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होती तो मैं थर्ड बार ड्रॉ करती और उसको कंपेयर कर लेती। मैंने अभी बताया। द क्वेश्चन इज़ What is the basic difference between a component bar chart and multiple bar chart? भाई इंपॉर्टेंट आ गया, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है। तो क्या करेंगे, दोनों में कंपैरिजन क्या है, वो कहते हैं कंपोनेंट बार चार्ट शुड बी यूज्ड व्हेन वी हैव अवेलेबल टू एस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टोटल्स एंड देयर कंपोनेंट्स। तो मैं आपको इसका दिखा देती हूँ कि डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस। अब कंपोनेंट बार चार्ट में ये होता है आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है जितने वेरिएबल उनको सम अप करके आप टोटल फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, टोटल नंबर ऑफ जो मेल स्टूडेंट्स हैं तो आप उसको इंग्लिश मीडियम प्लस उर्दू मीडियम करके टोटल निकाल सकते हैं।
जबकि जो मल्टीपल बार चार्ट है यानी मल्टीपल वैल्यूज़ हैं उनको सम अप नहीं किया जा सकता, यानी एक चीज़ की वैल्यू नहीं आएगी आपके पास, सबकी सेपरेटली वैल्यू होगी। नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टोटल्स, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स डू नॉट एड अप टू गिव यू द टोटलिटी ऑफ सम वन थिंग, यानी आपके इंपोर्ट्स का निकालेंगे तो सेपरेटली इंपोर्ट्स निकालेंगे, एक्सपोर्ट्स का निकालेंगे तो सेपरेटली निकालेंगे, यानी कोई एडअप होकर कोई एक वैल्यू नहीं देगी। जबकि कंपोनेंट बार चार्ट में क्या होगा, दोनों एडअप होकर आपको वैल्यू एक ही देनी है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ मेल स्टूडेंट्स। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है आपका। For example, the total number of male students out of which some are Urdu medium and some are English medium, the number of Urdu medium male students and the number of English medium male students add up to give us the total number of male students. ये मैं भी बता चुकी हूँ। On the contrary, in the example of imports exports, the imports exports do not add up to give us the totality of some one thing. ठीक है, ये डिफरेंस आ गया बेसिक, जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। अच्छा जी, ये तो लेक्चर बज़ाहिर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन मैंने आपको कहा था आपके हैंडआउट्स में ये डेटा नहीं गिवन, लेकिन अगर लेक्चर सुने उसमें ये डेटा गिवन है तो मैंने आप लोगों के लिए निकाला है ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। चलें, टाइप्स ऑफ डेटा थी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव तो हमने डेटा पूरा डिस्कस कर ली, ठीक है, ट्रीट कर लिया। अब बचता है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा में एक तो फर्स्ट आ जाती है डिस्क्रीट और दूसरी टाइप आ जाती है कंटिन्यूअस। तो अब हमने बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो मैं वो आपको दिखा दूं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये देखें, इसके लिए आपको एक एग्जांपल डिस्क्रीट केस ले रही हूँ, कंटिन्यूअस को अभी मैंने स्किप किया है। तो डिस्क्रीट केस ले रही हूँ एग्जांपल, तो उसकी एग्जांपल क्या बनेगी, ये आपके कोर्स का पार्ट है, ठीक है, आप लोगों ने करना है, इसे स्किप नहीं करना। सपोज वी वॉक इन द नर्सरी क्लास ऑफ अ स्कूल एंड काउंट द नंबर ऑफ बुक्स एंड कॉपीज दैट एवरी स्टूडेंट हैव इन देयर बैग्स। तो आपने क्या करना है, नर्सरी क्लास में स्कूल के जाना है और देखना है कि किसी भी स्टूडेंट यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनके बैग में कितनी कॉपीज़ और कितनी नोटबुक्स हैं। सपोज करें नंबर ऑफ बुक्स एंड कॉपीज़ है, किसी के बैग में 3 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5 है, सो ऑन, यानी ऐसे 9 हैं। ठीक है, आप डेटा करेंगे। अब आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी टेबल बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो आप एक्स जो वैल्यूज़ होंगी, यानी आपने देखा कि किसी के बैग में 3 नोटबुक्स निकली, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, 7, 8 एंड सो ऑन। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैंने कहा नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होंगी, यानी 3 बुक्स कितने स्टूडेंट्स के बैग में थी, तो 3 बुक्स या नोटबुक्स कह लें आप 1 स्टूडेंट के बैग में थी। इसी तरह से 4 जो नोटबुक्स या कॉपीज़ या बुक्स थी वो कितने स्टूडेंट्स के बैग में थी, 3 के थी। इसी तरह से 5 जो नोटबुक्स थी वो कितने स्टूडेंट्स के बैग में थी, 9 के। इसी तरह से 6 कितने के बैग में थी, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी बार, कितने फ्रिक्वेंटली ये हैपन हुआ, यानी अपेयर हुई ये वैल्यू। ठीक है, 7 नोटबुक्स या कॉपीज़ कितने स्टूडेंट्स के बैग में थी, 10 के। ठीक है, इसी तरह से 8 किसके थी, 3 के, और इसी तरह से चलता रहेगा। अब ये फ्रिक्वेंसी भी आ गई आपके पास, एक्स वैल्यू यानी मेन वैल्यू यानी कितनी नोटबुक्स या कॉपीज़ थी वो भी आ गई। अब टैली मार्क कैसे करते हैं, टैली मार्क दिखा दूं। इसको ना राइट करने का ये तरीका है, 4 लाइंस ड्रॉ करते हैं आप। फोर लाइंस ड्रॉ करते हैं आप, इसको तरीका होता है 1 2 3 4। ठीक है, अगर आपके पास 5 हों या 5 से ज़्यादा हों तो 5th लाइन होती है, इसके ऊपर स्लैश की फॉर्म में डलती है। अब अगर फर्स्ट का मैं दिखाऊँ आपको, ये फर्स्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 जो नोटबुक्स थी वो कितने स्टूडेंट्स के, 1 के बैग में थी, तो 1 आपने 1 स्ट्रेट लाइन डाल दी। 4 थी तो 4 के नोटबुक्स कितने स्टूडेंट्स के बैग में थी, 3 में, यानी 3 लाइंस ड्रॉ कर दी। अब जो 5 नोटबुक्स थी वो कितने स्टूडेंट्स के बैग में, 9 के, यानी 5 से अबव हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 5th लाइन तो ऊपर हो गई, बाकी कितने बचे, 6, ठीक है, 7 8 एंड 9। इसी तरह से आप ड्रॉ कर देंगे। ये देखें 5 लाइंस ये हो गई, यानी आप इसको अट्रैक्टिव बनाने का तरीका इसलिए है स्लैश डालते हैं कि एक पेयर बन जाता है 5 का, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, इसी तरह से 6 की 13 हो गई। 13 में क्या करेंगे आप, ये तो 5 ये थी, इसको भी 5 बना दें, 10 हो गए, और 1 2 एंड 3 और ऐड कर दें आप। इसी तरह 7 की कितनी हो गई, 10, यानी 5 क्या हो गई, 10 हो गई। 8 की कितनी है, 3 कर दें। 6 है तो 5 लाइंस और 1 ऐड कर दें आप।
ठीक है, इस तरह से आप टैली मार्क लगाएंगे। अब टैली मार्क भी हो गया। अब इसके लिए आपने ये जो डेटा है तो लाइन चार्ट बनाना है। लाइन चार्ट बनाने के लिए सेम उसी तरह से बार चार्ट के तरह है, लेकिन क्या है, आपने सिर्फ लाइंस ड्रॉ करनी है बस। ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स एंड कॉपीज आपने 3 4 5 6 7 8 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप सामने राइट कर दें। और 3 के लिए कितने स्टूडेंट्स थे, आई थिंक 1 था, देखें 2 से कम आ गया। 4 के लिए कितने थे, 3 थे, तो आपने ये देखें 3 4 से कम हो गया। इसी तरह 5 के लिए कितने थे, 9 थे आई थिंक, तो 9 ये देखें 8 10 से कम हो गया। यानी आपने लाइंस जैसे बार्स बनाते थे वैसे आपने लाइंस ड्रॉ करनी है, सेम एज इट इज़। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाएं आप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेम उसी तरह जैसे हमने डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था, मीनिंगफुल नहीं था वो डेटा, तो इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए आप उसकी परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है कि आप इस फ्रीक्वेंसी के लिहाज से उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे कि 3 जो नोटबुक्स थी कितने परसेंट स्टूडेंट के बैग में थी, 4 जो नोटबुक्स थी वो कितने स्टूडेंट्स के बैग में थी। इसी तरह से आप सारी ये इसी तरह से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप किस तरह से फाइंड करेंगे, जैसे आप परसेंटेज फाइंड करते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय आपने टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई 100 करना है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फाइंड करना बताया था कि मीनिंगफुल बनाने के लिए आप परसेंटेज फाइंड करेंगे। क्या करना है, फ्रीक्वेंसी यानी जो भी फ्रीक्वेंसी है 1 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाई 100, यानी डिवाइड और मल्टीप्लाई करें आंसर। इसी तरह से यहाँ 4 है, 4 फ्रीक्वेंसी 3 है, 3 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई 100 कर दें। 9 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई 100 कर दें। इसी तरह से 13 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई 100 एंड सो ऑन। आप इस तरह से वैल्यूज़ निकालते थे। अब आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली। अब आप क्या चाहते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ब्राउट ओनली 3 4 और एट मोस्ट 5 बुक्स, नॉट मोर देन दैट, देन हाउ वी कैन फाइंड इट। आप किस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं, यानी आपके पास आप वो स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिसके बैग में 3 4 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 बुक्स हैं। ठीक है, तो ये देखने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, वो फाइंड करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर मैं सिंपली देखती हूँ, अगर मैं फाइंड करूँ कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके बैग में 3 4 या 5 या इस तरह की बुक्स हैं, तो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी 1 + 3 + 9 करेंगे। ठीक है, 13 आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं सबको ऐड करने बैठ जाऊँ, तो क्यों ना मैं इस कन्फ्यूजन को दूर करूँ और अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, आप जिस नंबर पर भी चाहें तो ये फाइंड कर सकते हैं कि इतनी नोटबुक्स कितने स्टूडेंट्स लाए हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको फाइंड करने का क्या तरीका है, आपने 1 एज इट इज़ राइट करना है, 1 में प्लस कर देना है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को। 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4। इसी तरह से 4 को लेना है और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को सम अप करना है, 13 हो जाएगा। 13 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी यानी 13 है, प्लस 13 करें, आंसर आ जाएगा 26 है। 26 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को सम अप कर दें, +10 = 36। अब 36 में ऐसे 3 ऐड करते जाएं और आपके पास फ्रीक्वेंसी, आप किसी भी पॉइंट को लें और आपको पता चल जाएगा कि इतनी बुक्स कितने स्टूडेंट्स आपके लेकर आए हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर लेक्चर नंबर 23 पार्ट 2 ऑल्सो। आई होप समझ आ गई होगी सबको। तो आप लोग चाहते हैं मैं और भी लेक्चर्स अपलोड करूं तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती होती हूं, वहां से ले सकते हैं, या फिर वीडियोस पर कमेंट भी कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।